प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, हम जो है पांडु वंश का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से उनके बारे में जान रहे हैं और पांडु वंश को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल बोला जाता है, पांडु वंश के काल को। ठीक है, तो पांडु वंश का काल जो है किस तरह स्वर्ण काल कहलाता है, वहाँ पे क्या व्यवस्था इन्होंने किया था, तो इस सभी को हम देखेंगे। साथ ही इन सभी के जो राजा हुए उनके द्वारा प्रचलित मंदिर कौन कौन से बनाए गए, प्रमुख स्थापत्य कला कौन कौन सी है इस काल की, इन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। और साथ ही इनके आगे जो एक शाखा बनी सोमवंश, इनके बारे में भी बहुत ही गहराई से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो पांडु वंश के स्वर्ण काल के राजनीतिक कारण और परिणाम निम्नलिखित हैं। अर्थात आपको अगर पूछ दिया जाए कि पांडु वंश के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तब ये कारण आप देंगे। ठीक है, ये उत्तर आप लिखेंगे। पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या है? पहला, क्षेत्रीय राजनीतिक शून्यता का लाभ। तो 6ठी सदी में उन्हें पांडु वंश के शासकों ने उठाया और अपनी सत्ता स्थापित की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सशक्त और कुशल नेतृत्व। इनका जो नेतृत्व था वह सशक्त और कुशल था। जैसा कि इनके वंश के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन और उनके पूर्वजों जैसे शासक ने न केवल सैन्य बल का उपयोग किया, बल्कि प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी सुधार किया। जो नेतृत्व था यह साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने में कारगर था। तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास। शासकों ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का पालन किया, जिससे क्षेत्र में सामाजिक स्थिरता बनी और धार्मिक स्थलों का निर्माण और संरक्षण इसके काल में किया गया, जिसने जनता को एकजुट किया। उसके बाद आगे देखते हैं व्यापार और आर्थिक समृद्धि। प्राकृतिक संसाधन व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त थे और व्यापारिक मार्गों का विकास और आर्थिक समृद्धि ने राजनीतिक शक्ति को भी बढ़ावा दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सैन्य उपलब्धि और विस्तारवादी नीतियाँ। तो पांडु वंश के शासकों ने आसपास के सामंतों और छोटे राज्यों के खिलाफ युद्ध जीते, जिससे उनका क्षेत्रीय नियंत्रण विस्तृत हुआ। वे दक्षिण कोशल और विंध्य क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे। तो इन चीज़ों का परिणाम क्या हुआ? इन चीज़ों के परिणामतः स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर क्षेत्र को राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बनाया गया, जिसे छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। और यह काल छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक चरमोत्कर्ष था। स्थापत्य और सांस्कृतिक वृद्धि हुई। इस काल में सिरपुर में कई महत्वपूर्ण मंदिर, बौद्ध विहार और अन्य स्थापत्य कार्य हुए, जैसे लक्ष्मण मंदिर, राजिम का खरौद के मंदिर भी इसी समय के हैं। उसी तरह धार्मिक सहिष्णुता और समृद्धि, बौद्ध, जैन और शैव धर्म के विकास ने सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया और यह धार्मिक सहिष्णुता राजनीतिक स्थिरता का आधार बना। क्षेत्रीय विस्तार। पांडु वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ के अलावा विंध्य, कोशल और आसपास के क्षेत्रों तक फैल गया और राजनीतिक एकता और नियंत्रण का विस्तार हुआ। साथ ही ऐतिहासिक महत्व और पहचान स्थापित हुआ। पांडु वंश के स्वर्ण काल ने छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को समृद्ध बनाया और उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया। अब देखते हैं दोस्तों पांडु वंश के शासकों की आर्थिक नीतियाँ। इनकी नीतियों में पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। उस युग के अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी। भूमि के स्वामित्व का नियंत्रण राज्य के पास था और किसान अपनी उपज का
एक छोटा सा हिस्सा कर के रूप में सरकार को देते थे। ठीक। और इसके अलावा कृषि के अतिरिक्त व्यापार, हस्तशिल्प और खनिज संसाधनों का भी विकास हुआ। दूसरा, व्यापार को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक नीति के तहत पांडु वंश ने स्थानीय और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और व्यापार के लिए सुरक्षा प्रदान की गई। उपज के साथ साथ खनिज, लकड़ी, पशुधन आदि वस्तुओं के व्यापार में भी वृद्धि हुई। तीसरा है सामाजिक आर्थिक समावेशन। आर्थिक नीति में भी सभी वर्गों को इन्होंने सम्मिलित किया। खेतीबाड़ी, हस्तशिल्प, कला और व्यापार से जुड़े विभिन्न वर्गों के लिए इन्होंने कर व्यवस्था और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों इनकी कर व्यवस्था। भूमि राजस्व अर्थात भूकर के रूप में देखें तो ये कृषि उपज का लगभग छठा हिस्सा भू राजस्व के रूप में सरकार को दिया जाता था और मनुस्मृति और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी यह व्यवस्था मिलती है, जिसमें किसान अपनी उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में देते थे। इस शासन के व्यापारिक कर को देखें दोस्तों तो व्यापारिक कर को चुग्गी या टोल के नाम से भी जाना जाता है। बाज़ारों, व्यापारिक मार्गों, टोल बूथों से यह शुल्क वसूला जाता था और स्थानीय उत्पाद और आयातित वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। अन्य कर और शुल्क को देख लेते हैं। सामाजिक वर्गों जैसे कलाकार, नर्तक, संगीतकार आदि से भी कर लिया जाता था। तेल, गन्ना, शराब आदि वस्तुओं पर विशेष कर लगते थे। विवाह, बलि एवं धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त वस्तुओं पर छूट दी जाती थी तथा आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध की स्थिति हो या अकाल का समय हो, कर की दर को बढ़ाई या घटाई जाती थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कर संग्रहण की व्यवस्थित प्रणाली को। तो इनके करों का संग्रह पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होता था ताकि प्रजा पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और करों की अदायगी नकद हो सकती थी, वस्तुओं के द्वारा भी हो सकती थी या सेवाओं के माध्यम से भी हो सकती थी। तो 3 प्रकार से ये कर ले सकते थे। और इनका जो प्रयास था दोस्तों, न्याय संगत कराधान का प्रयास इनका रहा। तो मनु और कौटिल्य दोनों ने अत्यधिक कराधान से बचने की सलाह दी है। सामाजिक स्थिति के अनुसार करों में भिन्नता रखी जाती थी। उनके इस सलाह को मानकर और बीमारों, नाबालिगों और छात्रों से को कर में छूट मिलती थी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों पांडु वंश के युग में कर व्यवस्था के अधिकारी कौन कौन से थे और कर्मचारी कौन कौन से पद थे, और सबसे बड़ा पद से हम सबसे निम्न पद तक हम देखेंगे। ठीक है, कर व्यवस्था के अधिकारियों को। तो सबसे बड़ा अधिकारी होता था दोस्तों कर व्यवस्था में राजा। राजा जो है शासन और कर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था और राजा कर नीति निर्धारण करते थे और उनका पालन करवाते थे। इसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को महत प्रधान या परिषद सदस्य कहा जाता था। ये राजा के सलाहकार और प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख थे। कर नीति और राजस्व संग्रहण पर मुख्यमंत्री नजर रखते थे। मुख्यमंत्री से नीचे आते थे राजस्व अधिकारी। इसको कराधान अधिकारी कहा जाता था और कर संग्रह की ये देखरेख करते थे। यह जो कराधान अधिकारी था यह पूरे राज्य में कर वसूली का प्रबंध करते थे। उसके बाद कराधान अधिकारी के बाद आता था नीचे पद में स्थानीय कर संग्राहक। इसको हम ग्राम अधिकारी भी बोलते हैं या बोला जाता था
और इसको मंडलाधिकारी या नायक भी बोला जाता था। तो अलग अलग जगह में अलग अलग इनका नाम लिया जाता था। ग्राम या स्थानीय स्तर पर कर वसूलना उनका कार्य था, इस कारण इनको ग्राम अधिकारी भी बोलते थे। वे सीधे किसानों और व्यापारियों से कर लेते थे। उसके बाद आते हैं स्थानीय कर संग्राहक के नीचे आता था अंशाधिकारी या उप अधिकारी। यह जो है कर संग्रह में मदद करते थे और विषयों के भू राजस्व का हिसाब किताब रखते थे। फिर आते हैं लेखपाल या लेखापाल। तो यह जो लेखपाल है, लेखपाल का काम रहता था भूमि का रिकॉर्ड रखना, किसके पास कितना जमीन है, करों का विवरण रखना आदि का आधिकारिक हिसाब किताब ये रखते थे और कर संबंधित दस्तावेजों का संधारण करते थे। फिर सातवां सबसे निचला अधिकारी था कर वसूली वाले कर्मचारी, जिसको अनुचर या कर्मचारी वर्ग कहते थे। ये इनका काम था कर वसूलना, माल ढुलाई करना, बाजारों में शुल्क वसूलने आदि का काम ये लोग करते थे। तो इस पदानुक्रम में दोस्तों राजा से लेकर स्थानीय कर संग्राहक तक एक सुसंगठित प्रणाली के तहत कर वसूली का संचालन होता था और प्रत्येक पद विशेष जिम्मेदारी एवं अधिकार के साथ था, जिससे कर प्रभावी और सुचारू रूप से चलती थी। और यह व्यवस्था 6वीं-7वीं शताब्दी के मध्यकालीन सामाजिक राज्य प्रणाली के अनुरूप थी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों कि पांडु वंश के स्वर्ण काल के आर्थिक नीतियां और कर व्यवस्था कुशल, न्याय संगत और स्थिर थी, जो कृषि आधारित आर्थिक ढांचे के साथ साथ व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली थी। कर प्रणाली सरकार की आय का मुख्य स्रोत थी, जिसे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के संतुलन में रखा गया था और इस व्यवस्था ने पांडु वंश की राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को बहुत अधिक मजबूती प्रदान की। स्वर्ण काल के दौरान लगभग 6वीं-7वीं सदी में प्रमुख करों के प्रकार और उनकी सामान्य दर किस प्रकार थी? तो प्रमुख करों के प्रकार और दरें, पहला कर है दोस्तों भूमि राजस्व या जिसे भूकर कहते थे। यह सबसे महत्वपूर्ण कर था, जो कृषि उपज का लगभग 1/6 हिस्सा अर्थात 6ठा भाग सरकार को दिया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। लेकिन कभी कभी परिस्थिति और क्षेत्र के अनुसार यह दर 1/8 या 8वां भाग या 1/10 या 10वां भाग भी हो सकती थी। तो पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यह कर प्रजा की आय और उत्पादन क्षमता के अनुसार सौम्य और न्याय संगत रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों व्यापारिक कर। तो बाजारों और व्यापारिक मार्गों पर चुंगी अर्थात टोल लगाई जाती थी और व्यापारियों से उनके लाभ का लगभग 1/5 हिस्सा अर्थात 20% कर के रूप में लिया जाता था, खासकर चांदी और सोने के व्यापार में। टोल बूथों, नदी का जो पारगाह है अर्थात बंदरगाह और मार्गों पर शुल्क को वसूला जाता था। उसके बाद तीसरा प्रकार का कर है उत्पाद और भोग्य वस्तु कर, जैसे तेल, गन्ना, शराब तथा अन्य उत्पादों पर कर लगाया जाता था और शराब पर लगभग 5% टोल या कर लगाया जाता था। चौथा प्रकार है राजनीतिक और सामाजिक कर। तो अभिनय, संगीत, नृत्य आदि कलाओं से जुड़े वर्गों से भी कर वसूला जाता था। विवाह, बलि तथा धार्मिक आयोजनों में भी प्रयुक्त वस्तुओं पर कुछ छूट रहती थी। उसी तरह सरकारी सेवा कर, सेवाओं के आदान प्रदान जैसे भवन की बिक्री, खरीद पर कर लगाया जाता था। करों का विशेष ध्यान यहाँ पे रखा गया। कराधान की प्रणाली में
न्याय संगत और सुनियोजित थी और आमतौर पर आम जनता जो थी उनको अत्यधिक बोझ न पड़े ऐसा कर व्यवस्था रखा गया था। गरीब, बीमार, नाबालिग और छात्र वर्गों को कर में छूट मिलती थी। युद्ध, अकाल जैसे संकट काल में कर की दरों को बढ़ाया जा सकता था। उदाहरणतः भूमि कर के छठे हिस्से से बढ़ाकर चौथे हिस्से तक किया जा सकता था। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में देखें कि पांडु वंश के स्वर्ण काल में करों की व्यवस्था आम लोगों की आय तथा क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता था। भू राजस्व और व्यापारिक कर मुख्य राजस्व स्रोत थे पांडु वंश में, और जिनकी दरें आमतौर पर 10 से 20% के बीच होती थी, और प्रणाली आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता दोनों के लिए उपयुक्त थी। पांडु वंश के युग में प्रमुख करों के प्रकार और उनकी सामान्य दरें इस प्रकार थी। तो इसको हम देख चुके हैं दोस्तों, भूमि कर, व्यापारिक कर, इन सभी चीज़ों को। अब देखते हैं दोस्तों वंशावली का महत्व। पांडु वंश की वंशावली को हमने पिछले लेक्चर में देखा, लेकिन पांडु वंश से ही एक अलग वंश निर्मित हुआ। मुख्य रूप से वो पांडु वंश ही थे, लेकिन वे अलग वंश कहलाने लगा जिसका नाम है सोमवंश। तो सोमवंश कैसे उनका उद्भव हुआ, उनकी वंशावली क्या है, इन सभी चीज़ों को हम आगे जानेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपको जाननी आवश्यक है। पांडु वंश ने सिरपुर क्षेत्र में लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी तक शासन किया, और इस राजवंश के शासकों ने राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके शासनकाल में अनेक मंदिर, बौद्ध विहार और सार्वजनिक निर्माण हुए जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय गौरव का विषय है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के स्वर्ण युग ने पांडु वंश की पहचान को स्थापित किया और इस वंश के इतिहास को समृद्ध किया। तो इस प्रकार दोस्तों पांडु वंश के शासकों ने एक दीर्घकालिक राजवंश स्थापित किया जो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। अब देखते हैं दोस्तों सोमवंश के प्रमुख शासकों को, जिनका शासनकाल 9वीं से 11वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोसल क्षेत्र में रहा। ये लोग 9वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के आने वाली जो पीढ़ी थी, उनमें एक शासक हुए शिवगुप्त। ये प्रथम शासक हुए। इन्होंने सोमवंश की स्थापना की नींव को रखा, और इनका शासनकाल लगभग 850 ईस्वी से 880 ईस्वी था। शिवगुप्त के पहले जो शासक हुए वो कौन कौन से हुए, उनकी हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है, क्योंकि महाशिवगुप्त बालार्जुन के बाद हमें इसका प्रमाण बहुत कम मिलता है। शिलालेख कम प्राप्त हुए हैं या नहीं के बराबर प्राप्त हुए हैं। हो सकता है आगे भविष्य में खुदाई से इनके बारे में जानकारी मिल जाए, लेकिन शिवगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। शिवगुप्त जो है सोमवंश के संस्थापक रहे, और शिवगुप्त के बाद आते हैं महाभावगुप्त प्रथम, जिनका नाम जनमेजय भी है। इसका शासनकाल 880 से 920 ईस्वी तक रहा, और महाभावगुप्त प्रथम अर्थात जनमेजय बहुमुखी एवं महान शासक थे, और जिनके ताम्रपत्र हमें मिले हैं। उसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण शासक है महाशिवगुप्त ययाति। महाशिवगुप्त ययाति, इनका शासनकाल 920 ईस्वी से 955 ईस्वी तक रहा, और राजधानी विनितपुर से इन्होंने ययाति नगर नामित किया। ठीक है, ययाति नगर के नाम से इन्होंने नगर बसाया, विनितपुर को ययाति नगर किया। उसी प्रकार चौथे शासक हुए महाभावगुप्त द्वितीय, जिसका नाम भीमरथ भी है। तो महाभावगुप्त द्वितीय ये उपाधि है, और भीमरथ इनका वास्तविक नाम है।
इनका शासनकाल 955 से 975 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद आते हैं इंद्ररथ। इंद्ररथ का शासनकाल 1010 से 1022 ईस्वी तक रहा। ये कलचुरी, भोज और परमार वंशों के साथ युद्ध में मिले उल्लेखनीय संघर्षों के शासक हैं। ठीक है, तो इन्होंने कलचुरी, भोज और परमार वंशों के साथ युद्ध किया। फिर इंद्ररथ के बाद आते हैं महाशिवगुप्त तृतीय, जिसको चंडीहर ययाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाशिवगुप्त तृतीय इसको चंडीहर ययाति के नाम से जानते हैं। इसके बाद महाभवगुप्त चतुर्थ, इसको उद्योत केसरी के नाम से जाना जाता है। 1040 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और इन्होंने कोसल क्षेत्र के विस्तार में योगदान प्रदान किया। उसके बाद आते हैं महाशिवगुप्त चतुर्थ जनमेजय। फिर आते हैं महाभवगुप्त पंचम, इसका नाम है पुरंजय। ठीक है, फिर 10वां शासक है कर्ण केसरी, और यह जो है दोस्तों सोमवंश का अंतिम शासक था और जिनका शासनकाल कलचुरी राजा जाजल्ल देव द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो कर्ण केसरी पांडुवंश के या सोमवंश को कह सकते हैं अंतिम शासक थे, पांडुवंश के भी कह सकते हैं, और इनका शासन को समाप्त किया राजा कलचुरी राजा जाजल्ल देव ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों कांकेर की शाखा के प्रमुख सोमवंशी शासक कौन कौन से हुए। तो कांकेर शाखा के प्रमुख सोमवंशी शासक को देखते हैं। शिवगुप्त के बाद व्याघ्रराज तथा बोपदेव जैसे शासक कांकेर शाखा में हुए और इन्होंने 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक कांकेर क्षेत्र में शासन किया। तो इस सूची से स्पष्ट होता है दोस्तों कि पांडुवंश के शासकों का काल 6ठी-7वीं शताब्दी का है, जबकि सोमवंशी शासक का शासनकाल 9वीं से 11वीं या 12वीं शताब्दी तक ये लोग राज करते रहे। दोनों वंश छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में शासन करते रहे और उनकी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही है। सोमवंशी शाखा का उदय पृथक पहचान पांडुवंश से संबंधित होने के बाद भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की प्रक्रिया थी और यह शाखा लगभग 8वीं-9वीं सदी के आसपास छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में प्रबल हुई। ठीक है, अब इनके उदय का इतिहास को अगर देखें, सोमवंश के उदय के इतिहास को, तो सोमवंशी शाखा की स्थापना शिवगुप्त बालार्जुन ने किया, जिन्होंने रायपुर जिले के तुर्रेकला को अपनी राजधानी बनाया था और यह शाखा छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर शासन करने लगी और अपनी प्रशासनिक और सैन्य शक्ति के बल पर एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में सोमवंश के रूप में उभरी। सोमवंशियों ने कला, वास्तुकला, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में एक नया युग का आरंभ किया और जिसके कारण उन्हें इस क्षेत्र के इतिहास में अपने विशिष्ट स्थान के साथ याद किया जाता है। तो सोमवंश के संस्थापक हैं शिवगुप्त बालार्जुन, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के उत्तराधिकारी थे। पृथक पहचान का कारण क्या हुआ दोस्तों? पहला तो है भौगोलिक विस्तार। पांडुवंश मुख्य रूप से कोशल अर्थात छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर केंद्रित था, जबकि सोमवंशी शाखा ने रायपुर, कांकेर और ओडिशा, ठीक है, ये दो जगह मुख्य रूप से इन दो क्षेत्रों में अपना विस्तार किया, जिससे उनका भौगोलिक सीमा अलग हो गया। उसी तरह राजधानी और प्रशासन की बात करें तो सोमवंशी राजाओं ने तुर्रेकला और बाद में रायपुर तुर्रेकला को अपनी राजधानी बनाया, जो उनके सत्ता का केंद्रीकरण का प्रतीक थी और यह प्रशासनिक स्वतंत्रता की निशानी थी। सांस्कृतिक प्रभाव में देखें तो सोमवंशियों ने छत्तीसगढ़ में खास तौर पर मंदिरों और स्थापत्य कला के विकास को बढ़ावा दिया, जो पांडुवंश से कुछ अलग शैली को दर्शाता है। उनकी स्थापत्य शैली को सोमवंशी शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और जो विशिष्ट पहचान रखती है। राजवंशीय नाम और वैधता।
पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार सोमवंशी को चंद्रवंशी कहा जाता है और इन्हें अत्रि ऋषि के वंश से जोड़ा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, राजा ययाति के पुत्रों में पुरु के वंशजों को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा जाता है, जिससे यह राजवंश अपनी पौराणिक वैधता के कारण भी अलग पहचाना गया। तो छत्तीसगढ़ के सोमवंशी राजवंश का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं सोमवंशी राजवंश का विस्तृत वर्णन। सोमवंशी राजवंश लगभग 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में स्थापित था, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। इनका मुख्य केंद्र रायपुर के निकट स्थित तुर्रे कला था और ये छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से पर शासन करते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका मानना है कि सोमवंशी वंश पांडु वंश की एक शाखा थी, जो समय के साथ कांकेर क्षेत्र में स्थापित हो गया। प्रमुख शासक हैं दोस्तों शिवगुप्त। 1850 से 1880 तक शासन किया। सोमवंशी प्रथम शासक माने जाते हैं और इनके शासनकाल से इस वंश की शुरुआत हुई। उसके बाद महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय 1880 से 1920 ईस्वी तक इनका शासन रहा। संस्कृत साहित्य में इस शासक का भी उल्लेख मिलता है और इस वंश की सामरिक और राजनीतिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण शासक इंद्ररथ। इंद्ररथ का शासन है 1010 ईस्वी से 1022 ईस्वी तक। इनका शासनकाल संघर्षपूर्ण रहा और इस दौरान उनके सामने कलचुरी, भोज, परमार, चोल आदि राजाओं द्वारा युद्ध किया गया। फिर आते हैं महाशिवगुप्त तृतीय अर्थात ययाति। इन्होंने सत्ता संभाली और शासनकाल के दौरान प्रशासन और सैन्य विस्तार पर अधिक बल दिया। महाशिवगुप्त पंचम अर्थात कर्ण, ये सोमवंशी वंश के प्रमुख और अंतिम शासक माने जाते हैं, जिनका राज्य कलचुरी राजा जाजल्ल देव द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इनकी शासन व्यवस्था और प्रशासन को देख लेते हैं दोस्तों। ये शासन व्यवस्था और प्रशासन तथा इनके मिले मुख्य ताम्रपत्र तथा इनकी स्थापत्य कला को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।